अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक रिसेशन। आप लोगों ने कभी बैठ के सोचा है कि इकोनॉमिक रिसेशन है क्या, इससे हमारी ज़िंदगी किस तरह से इम्पैक्ट होती है और इससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। खैर, आज हम उसको बड़ा प्रिसाइजली, बड़ा ब्रीफली अपनी इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि आप लोग कुछ ना कुछ लर्न कर सकें इस वीडियो से। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो ये लर्न करते हैं कि इकोनॉमिक रिसेशन होता क्या है। इकोनॉमिक रिसेशन किसी भी मुल्क की जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जब डिक्रीज़ हो जाती है, जब मुल्क में पैसा नहीं होता या मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा होता है, वहाँ पे महंगाई बढ़ रही होती है, लोगों की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो रही होती है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो रही होती है, तो वो सारा कुछ उसको हम इकोनॉमिक रिसेशन कहते हैं। अब वो इकोनॉमिक रिसेशन क्या क्या करता है और वो किस वजह से होता है, तो अब हम थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। खैर, अभी 2023 में भी कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, इकोनॉमिक रिसेशन होगा, जो कि 2008 के इकोनॉमिक रिसेशन से बहुत बड़ा होगा। जब 2008 में इकोनॉमिक रिसेशन ने हिट किया था स्पेशली अमेरिका को, तो उसकी कुछ वजूहत यही थी कि जो बैंकिंग सिस्टम था वो सही तरीके से रेगुलेटेड नहीं था, एक्सेसिव लैंडिंग थी कि आप जो बैंकों ने या और मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है वो मार्केट में दिया हुआ था, एसेट बबल्स थे और जो रेगुलेटरी फेलियर था कि आपके जो भी इंस्टीट्यूशंस थे उनकी जो रेगुलेशंस थी, उनका जो डिसिप्लिन था वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था और वो स्टेबलाइज और उसने जो है एक फाइनेंशियल सिस्टम को डीस्टेबलाइज कर दिया हुआ था। खैर, अगर हम उसी में बात करें तो जहाँ पे मैंने आपसे अभी बात की है लैंडिंग वाली, तो जो लेमन ब्रदर्स का फॉल डाउन था वो इसी वजह से हुआ था कि उन्होंने जो हाउसिंग इंडस्ट्री थी अमेरिका की, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया था, लोगों को दे दिया था। तो जब रिसेशन हिट हुआ तो वो सारा जो हाउसिंग इंडस्ट्री थी वो मॉर्गेज वाली, वो सारी की सारी कोलैप्स कर गई और उस कोलैप्स करने की वजह से जो था वो पैसा कभी भी दोबारा वहाँ से उनको आया नहीं, वो इकट्ठा नहीं कर सके, कलेक्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से जो इतना सक्सेसफुल एक बिज़नेस था लेमन ब्रदर्स का वो ख़त्म हो गया। खैर, अब इसमें एक दो बातें और भी आ जाती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें डिमांड साइज़ की, तो वो बहुत कम हो जाता है क्योंकि कंज्यूमर की स्पेंडिंग जो है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसकी अर्निंग इतनी होती नहीं है, लेकिन महंगाई की वजह से जो उसकी क़ुव्वत ख़रीद है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जब वो कम होती है तो ज़ाहिर सी बात है, हम यहाँ पे मिसाल ले लेते हैं ग्रॉसरी स्टोर की। फ़र्ज़ करें कि अगर वही एक ग्रॉसरी जो एक महीने की मैं अपने लिए 10,000 की करता था, अगर वो अगले महीने वही ग्रॉसरी 16 से 17,000 रुपये की हो जाएगी, लेकिन उसकी ज़ाहिर सी बात है जो इनकम है या आमदनी है वो उतनी नहीं बढ़ी हुई, तो वो क्या करेगा कि वो अब उसमें से जो थोड़ी सी उसको लगेगा कि यार अच्छा मेरी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, तो वो कम कर देगा और थोड़ी चीज़ें ख़रीदने की कोशिश करेगा, थोड़े पैसे लगाने की कोशिश करेगा। उसकी वजह से होता ही है कि ज़ाहिर सी बात है, अब ग्रॉसरी स्टोर एक बिज़नेस है तो उसको भी नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है और इवेंचुअली उसको एज अ बिज़नेस ऐसे नुकसान होता है कि अगर उसको कोई पैसे चाहिए या उसको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है और वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करते डिफरेंट बिजनेसेस में, जिसकी वजह से बिजनेसेस भी लॉस में चले जाते हैं। खैर, और अब अगर जहाँ पे मैं डिमांड की बात की, वहाँ पे सप्लाई की बात भी करना ज़रूरी है कि अब सप्लाई किस तरह से इफ़ेक्ट होती है। एक तो बड़ी मेजर या कह लें कॉमन सी जो रीज़न है वो है नेचुरल डिज़ास्टर्स, जिस तरह सैलाब वगैरह आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, उसकी वजह से सप्लाई जो है वो मुतासर हो जाती है। खैर, अब इसके ये करने से या जब इम्पोर्ट, जिस तरह पाकिस्तान में इम्पोर्ट का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इम्पोर्ट का रेट बढ़ने से हुआ ये कि लोगों ने चीज़ें इम्पोर्ट करना बंद कर दी। जब वो इम्पोर्ट करना बंद की तो बहुत सारी चीज़ों की जो सप्लाई थी वो आना बंद होगी, जैसे कि उसमें बहुत अच्छी एग्जांपल एनिमल फूड की थी।
तो वो आना बंद हो गया था। तो ये छोटी छोटी फैक्टर्स हैं। फिर इसके अंदर आ जाता है कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मिस्टेक्स। तो ये होता है जब आप इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं और बहुत थोड़े अरसे में करते हैं। अब इससे आपकी बोरोइंग पे भी इम्पैक्ट होता है और आपकी स्पेंडिंग पे भी होता है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो गाड़ियाँ बैंक के थ्रू लेते हैं। तो इस वक्त बैंक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 27%। तो जो भी इंसान पहले गाड़ी लेता था, अगर फ़र्ज़ करें उसने ली है 30 लाख की गाड़ी, तो उसको वो 33-34 या मैक्सिमम 35 लाख में पड़ती थी। अब उसको वही गाड़ी अगर वो 30 लाख वाली 27% पर लेगा तो उसको 40-42 लाख रुपए की पड़ेगी। तो अगर इस तरह से जो है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट और इतनी ज़्यादा महीने की किस्त बढ़ जाएगी, क्योंकि जो गाड़ी इस वक्त मेरे पास है उसकी महीने की किस्त मैंने 25,000 रुपया दी है। और अगर मैं चला जाऊँ कि अगले साल वही गाड़ी मेरे दोस्त ने जब ली तो वो उसकी महीने की किस्त 42,000 रुपया दे रहा है, और हमारी गाड़ी बस उसका एक मॉडल का फ़र्क है। मेरे गाड़ी का मॉडल 2020 था और उसका 2021 है। और उसमें कोई चेंज नहीं है, हमारे सारे फीचर सेम है गाड़ी के और ऐसा कुछ एडिशनल नहीं है। लेकिन क्योंकि एक तो वैसे ही गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ गई और सेकेंडली ये कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि उसकी वो पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। खैर अब हम इसमें आगे थोड़ा सा अगर बात करें कि उसका इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, कि मेरे अकेले के ऊपर और एज अ सोसाइटी हमारे मुल्क के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो सबसे कॉमन चीज़ जो है और जो सबसे बुरी भी है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्योंकि जब बिजनेसेस गिरना स्टार्ट होते हैं या वो शट डाउन होते हैं, बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं, या वो अपने आप का जो साइज़ है वो छोटा कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं, या उनके अगर प्रोडक्शन यूनिट्स बंद होते हैं तो उससे 300-400 लोग एट अ टाइम जो है वो बेरोज़गार हो जाते हैं, जो कि इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट है। अगर आप सोचें कि 300-400 लोग एक प्रोडक्शन प्लांट से निकल जाएं, फारिग हो जाएं, तो इसका मतलब है कि 300-400 फैमिलीज़ इम्पैक्ट हो रही हैं। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जैसे रिसेंटली अगर अभी हम बात करें तो ई कॉमर्स में जो जुगनू एक कंपनी थी, उन्होंने अपने आप को शट डाउन कर दिया है, और एक आधी और कंपनी भी बंद हुई है। निशात जूनिया ने अपना प्लांट जो है वो क्लोज़ किया है। तो इससे बहुत सारे लोग ज़ाहिर सी बात है बेरोज़गार होते हैं, जो बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट भी करता है। बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। फिर खैर अभी दोबारा वही बात कि हाउसिंग मार्केट इस वक्त भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी गिरे हुए हैं। उसकी वजह यही है कि क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद नहीं है एक तो लोगों के, और काइंड ऑफ इकनॉमिक रिसेशन की तरफ तो मुल्क बढ़ ही रहा है। और इसमें इकनॉमिक रिसेशन को अब हम ये देखते हैं कि हम उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। खैर इसमें पहली चीज़ आती है कि अपने फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज़ करना, उसकी रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और उसमें जो है वो सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो लिक्विडिटी दें, लिक्विडिटी सपोर्ट करें टू स्टेबलाइज द फाइनेंशियल सिस्टम, और जो बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस है उसको रीस्टोर करें, बहाल किया जाए। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, अब सेंट्रल बैंक्स को चाहिए कि वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको थोड़ा कर दें, और फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस होते हैं वो दिए जाएं, जिससे जो है वो स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ की जा सके। फिर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं जो मेरा ख्याल है कि अभी पाकिस्तान में करंटली बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर अभी कोई इतना अच्छा ख़ास परफॉर्म नहीं कर रहा और बहुत बुरे हालात हैं उसके। बाकी इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ के बारे में बात करें वो है इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर से ये होगा कि जब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उससे नौकरियां पैदा होंगी और इकनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर मैं यही बात कर लूँ तो पाकिस्तान जो है वो मेरा ख्याल है जो पत्ती है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान दुनिया के पहले 2 से 3 ममालिक में आता है जो सबसे ज़्यादा पत्ती को, टी को कंज्यूम करते हैं। अगर हम उसका 50% भी इधर पाकिस्तान में जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें तो आई गेस
कितनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, कितना ज़्यादा हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ सकता है, कितने ज़्यादा डॉलर्स को हम इस तरह से सेव कर सकते हैं। और इससे एक तो वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। अब अगर हम पत्ती की भी बात करें, टी की, तो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हुई है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे तो इससे जो है इकॉनमी स्टेबलाइज होगी, इससे जॉब्स बढ़ेंगी और आपका मुल्क एक बेहतर पोजीशन में आ सकेगा। खैर, टू एंड ऑल ऑफ दिस, कंक्लूजन पे अगर हम आएँ तो हमें यही छोटी से फैक्टर हैं कि अगर हमने अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करना है या उसको रिज़िलिएंट बनाना है, तो हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव चेंजेस लेके आएँ। हम छोटे छोटे बिजनेसेस को, स्टार्टअप्स को हेल्प करना स्टार्ट करें, जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके जॉब्स क्रिएट कर सकें, जिससे हमारे मुल्क में बेरोज़गारी कम होगी। जब बेरोज़गारी कम होगी तो ज़ाहिर सी बात है आपके मुल्क के अंदर क्राइम कम होगा, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आप ग्लोबली जो है अपने आप को स्टेबल कर सकोगे। और कुछ ऐसे अदारे जो पाकिस्तान में इस वक्त टोटली खसारे का बायस हैं, जिसमें PIA भी आता है, तो मेरा ख्याल है अगर हम उसको अपने पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो हमारी इकॉनमी को बहुत बुरे तरीके से वो इम्पेक्ट कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम कुछ चीज़ों को सही तरीके से उसको स्टडी करें और देखें कि क्या और हो सकता है, ताकि हम आगे अच्छे तरीके से मूव ऑन कर सकें। खैर, थैंक यू सो मच फॉर, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ गिव इट अ thumbs up, subscribe to my YouTube channel for more informative content and hit that notification bell.